तो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के सोशोलॉजी की जो बुक 1 और जो बुक 2 है उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी MCQs बन रहे हैं वो सभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जो इसमें से मुझे जो ठीक लगे मैंने वही MCQs आज इंक्लूड करे हैं। तो कोशिश रहेगी कि इन्हीं में से आपके MCQs पेपर में पूछे जाने की उम्मीद है। जो ये MCQs बनाए गए हैं वो NCERT बुक्स में से लिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर्स जो आपके क्वेश्चन पेपर्स थे उनमें से देखे गए हैं। आपके सपोर्टिंग मटेरियल में भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको सभी चैप्टर्स एनिमेशन तरीके से करा दिए हैं और उन सभी की वीडियोस हमारे चैनल पर ही उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए और देखिए। इसके अलावा मैंने आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस करा दिए हैं, उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर ही उपलब्ध है। तो जो आपका आने वाला सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना MCQs। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत में जनगणना कब से शुरू हुई? 1881, 1990, 1891, 1791। तो जो भारत के अंतर्गत जनगणना शुरू होती है वो शुरू होती है ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1881 से स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बाद से क्या होता है कि हर 10 साल में भारत के अंदर क्या होती है, जनगणना होती है। जो लास्ट जनगणना हुई है वो हमारे पास में सन 2011 में हुई है। 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो पाई। तो बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत पहला देश है जिसने अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा डैश में की। कब की? 1956 में, 1946 में, 1950 में, 1952 में। तो भारत ने अपनी जनसंख्या नीति की जो घोषणा की थी वो की थी ऑप्शन नंबर डी, 1952, यानी कि 1952 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या के 2 प्रकार कौन से हैं? तो जनसंख्या के जो 2 प्रकार हैं, आकारिक व सामाजिक, आकारिक व सांस्कृतिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक। तो मुख्य रूप से जो जनसंख्या के 2 प्रकार बताए जाते हैं वो बताए जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, आकारिक व सामाजिक। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नरेगा का विस्तृत रूप लिखिए। तो इसका करेक्ट जो होता है वो होता है आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि हिंदी में होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया कब था? तो ये आया था 2005 में। इसी को हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, यानी कि इसमें महात्मा गांधी बाद में वर्ड जोड़ा गया। तो इससे पहले ये जो मूल रूप से था ये था नरेगा, लेकिन बाद में यानी कि इसमें कह सकते हो 2009-10 के टाइम पर क्या हुआ, इसमें MG वर्ड यानी कि महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। तो इसका नाम क्या हो गया, पूरा नाम हो गया मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो श्री नारायण श्रीनिवास, थॉमस माल्थस, अरस्तु। तो जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत है वो दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, थॉमस माल्थस ने। मैंने ये आपको जिस टाइम पर शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कराए हैं तब भी बताया और चैप्टर के टाइम पर भी मैंने आपको बताया था। तो जिन्होंने चैप्टर्स देखे हैं और लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर कर दिए हैं वो भी आसानी से कर सकते हैं इन MCQs को। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है।
तो यहाँ से हमसे जनसंख्या पूछी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, जबरदस्ती नसबंदी कब कराई गई? तो जबरदस्ती जो नसबंदी कराई गई थी वो कराई गई थी आपातकाल के समय। तो भारत में आपातकाल जिस टाइम पर आपका 1975 से 77 का जो टाइम था, उस टाइम पर ये जबरन नसबंदी कराई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी 64.6%। महिलाओं की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखो आज मैं आपको कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए नहीं छोड़ूंगा, सारे मैं ही सॉल्व करवाऊंगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, मणिपुर। तो न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला जो राज्य है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी केरल। और अगर आपसे पूछे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी आंसर आपका केरल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि जनसांख्यिकी का जनक किसे माना जाता है? कि हम जनसांख्यिकी पढ़ रहे हैं लेकिन इसका जनक कौन है? तो इसका जो जनक है वो माना जाता है ऑप्शन नंबर आपका जो दे रखे हैं, रॉबर्ट माल्थस, एडम स्मिथ, अरस्तु या जॉन ग्रांट। तो जो इसका आंसर करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर डी, जॉन ग्रांट को माना जाता है जनसांख्यिकी का जनक। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, किसके द्वारा भारतीय गांवों पर नगरों का प्रभाव लिखा गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, M.S.A. राव या अब्दुल कलाम आज़ाद। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M.S.A. राव द्वारा भारतीय गांवों पर नगरों का प्रभाव लिखा गया जैसे के लिए है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी? तो आधुनिकीकरण की जो अवधारणा दी है वो दी है आपके डैनियल लर्नर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और जिन भी क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उन एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से सुनिए। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज ऐसा का ऐसा ही आ जाए, हो सकता है जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उससे पूछ लिया जाए रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक स्तर पर एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन को क्या कहते हैं? तो एक स्तर पर एक देश द्वारा जब दूसरे देश पर जो शासन कर लिया जाता है उसको कहते हैं हम ऑप्शन नंबर बी उपनिवेशवाद। जैसे भारत के ऊपर ब्रिटेन ने किया था तो वो क्या था, एक देश द्वारा यानी कि ब्रिटेन देश दूसरे देश यानी कि भारत पर शासन जो कर लिया गया था उसी को हमने क्या बोला, उपनिवेशवाद बोला। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, 1995 में भारत में मलिन बस्तियों रहने वालों की संख्या कितनी थी? मलिन बस्तियां बोलते हैं जिसके अंतर्गत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, यानी कि जिसमें ना अच्छा खासा सिवर सिस्टम होता है, ना ही पानी की सुव्यवस्था होती है, इनको बोला जाता है मलिन बस्तियां। तो 1995 में जो मलिन बस्तियों की संख्या थी वो कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 450 लाख। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, ये डायरेक्ट आपसे कथन पूछा गया है, सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से, यह कथन किसका है? जॉनसन का है, गिलगिट का है, T.H. ग्रीन का है, हार्वर्ड का है। तो जो ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर जॉनसन ने बोला था कि सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से है, कि अगर हम सामाजिक परिवर्तन करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक ढांचे के अंदर परिवर्तन करने को हमें देखने को मिलता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 16, 1834 से 1920 तक भारतीय मजदूरों को किस बागान क्षेत्र में ले जाया जाता था? अमेरिका, यूरोप, श्रीलंका या मॉरिशस। तो भारतीय जो मजदूर थे उनको कहाँ लेके जाया जाता था? तो उनको ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस लेकर जाया जाता था, जो भी वहाँ पर चाय के बागान होते थे उनमें। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक कोलकाता की स्थापना किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा की गई थी? जो आज हमें देखने को मिलता है कोलकाता, उसकी स्थापना किसने करी थी? तो उसकी स्थापना जो करी थी वो करी थी ऑप्शन नंबर बी जॉब चॉर्नोक ने। तो जॉब चॉर्नोक ने आधुनिक जो कोलकाता है उसकी स्थापना करी थी। कौन से 3
शहर मिलाकर बनाए थे उन्होंने, सूतानाती, गोविंदपुरी और कोलिकाता। तो कोलिकाता, इन 3 शहरों से मिलाकर उन्होंने आधुनिक कलकत्ता बनाया था। क्वेश्चन नंबर 18, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 18, भारत में चाय उद्योग की शुरुआत कब से हुई? तो भारत में जो चाय उद्योग की शुरुआत हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1851 में। तो भारत में चाय उद्योग कौन लेकर आया था हमारे यहाँ पर? तो ब्रिटिश लाए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1851। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 19, आज नगरीकरण को डैश से जोड़कर देखा जाता है, शहरीकरण से, औद्योगिकरण से, औपनिवेशीकरण से या फिर अमेरिकीकरण से? तो देखो, नगरीकरण को हम कहीं ना कहीं किससे जोड़ के देखते हैं? औद्योगिकरण से जोड़कर देखते हैं। तो बी ऑप्शन, यानी कि जहाँ जहाँ उद्योग होंगे वहीं वहीं पर कहीं ना कहीं हमें नगर देखने को मिलेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं नगरीकरण से, औद्योगिकरण। क्वेश्चन नंबर 20, चाय बागानों के मालिक कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था कौन थे? अंग्रेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसे सांप्रदायिकता का दुश्मन कहा जाता है? धार्मिकता को, असमानता को, अस्पृश्यता को या मानवता को? तो सांप्रदायिकता का जो दुश्मन कहा जाता है वो कहा जाता है मानवता को। क्यों कहा जाता है? देखो, सांप्रदायिकता में होता क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, खून खराबा देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो धार्मिक पक्ष होते हैं वो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं और जो दूसरे का धर्म होता है उसको कहीं ना कहीं निम्न और अवैध माना जाता है। इसी की वजह से क्या हो जाते हैं, दो कम्युनिटी के बीच में सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं। और इससे नुकसान किससे का होता है? तो इसका नुकसान जो होता है वो मानवता का होता है। किसी एक का नहीं कह सकते कि जो 2 कम्युनिटी लड़ रही हैं या फिर 3 लड़ रही हैं उसके लिए उन लोगों का नुकसान हो रहा नहीं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं नुकसान सभी का होता है और वो उसके लिए क्या होता है, मानवता का दुश्मन माना जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 22, संविधान में अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान में देखो 14 से 18 हमारा क्या है, समानता का अधिकार है। 29 से 30 यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्पसंख्यकों को दिया है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसका, अनुच्छेद 29 से 30, ये अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकार हैं, जिसके अंतर्गत वो क्या कर सकते हैं, जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं वो अपने स्कूल कॉलेजेस खोल सकते हैं, माइनॉरिटीज कॉलेज। ठीक है, तो ये हमें अल्पसंख्यकों को दिए रखे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से 30। क्वेश्चन नंबर 23, सत्तावादी शासन का परिणाम है? मैंने ये कल भी आपको कराया था, जिस टाइम पर मैंने आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कराए थे तब भी मैंने आपको बताया था सत्तावादी शासन के परिणाम क्या होते हैं। तो उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकारों का हनन। हाँ, ये तो बात सही है। सामाजिक आंदोलन की शुरुआत, बिल्कुल होती है। भागीदारी की लहर उत्पन्न होना, बिल्कुल होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों ऑप्शन क्या है हमारे, सही है। क्वेश्चन नंबर 24, कि डैश अधिनियम एक ऐसा कानून है जिसके तहत आम नागरिक को सरकारी अभिलेखों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो ये कौन सा अधिनियम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सूचना का अधिकार 2005, जिसको हम आरटीआई के नाम से जानते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके तहत हम किसी भी सरकारी कार्यालय से जानकारी मांग सकते हैं, उनको ब्यौरा देना आवश्यक होता है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, पश्चिमी नजरिया के अंतर्गत राज्य को धर्म से अलग रखना क्या कहलाता है? यहाँ पर आपसे पश्चिमी नजरिया पूछा गया है। तो पश्चिमी नजरिया के तहत क्या होता है धर्म से अलग रखने को राज्य को? तो उसको क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षतावाद कहते हैं। तो पश्चिमी नजरिए में क्या होता है कि राज्य और धर्म दोनों ही अलग हैं, दोनों ही एक दूसरे के कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन भारतीय नजरिए के अंतर्गत जो धर्मनिरपेक्षतावाद है उसके अंतर्गत अगर कहीं पर भी असमानता देखने को मिलती है या फिर जो धार्मिक संस्थान है अगर वहाँ पर भी असमानता देखने को मिलती है तो यहाँ पर भारतीय परंपरा में भारतीय नज़रिए के हिसाब से तो राज्य बीच में आएगा और वहाँ पर समानता स्थापित करवाएगा।
तो इसीलिए, लेकिन यहाँ पर हमसे पश्चिमी पूछा गया है तो वहाँ पर क्या होता है, धर्मनिरपेक्षतावाद बोला जाता है। वहाँ पर राज्य और धर्म दोनों ही अलग है। राज्य धर्म के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता और धर्म राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 26। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड राज्य कब बनाए गए? तो ये कब बनाए गए? 1965 में, 2000 में, 2014 में, 1992 में। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो ये राज्य बनाए गए थे, ये बनाए गए थे सन 2000 में। छत्तीसगढ़ को किससे अलग करके बनाया गया था? तो करके अलग गया है मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से, झारखंड को बिहार से। तो इनसे अलग करके बनाए गए थे आपके सन 2000 में। 2014 में तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग करके बनाया गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 27। राज्य के लिए मुख्य तत्व हैं। तो राज्य के लिए जो मुख्य तत्व होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो निश्चित भूक्षेत्र, सरकार, जनसंख्या, संप्रभुता। सरकार, जनसंख्या, धार्मिकता या भूक्षेत्र। जनसंख्या, संप्रभुता, जातीयता, सरकार, जातीयता, धार्मिकता, जनसंख्या, लैंगिकता। तो देखो जहाँ पर भी धार्मिकता है इसका राज्य से कोई लेना देना नहीं है, जातीयता सा इससे कोई लेना देना नहीं है, जातीयता यहाँ पर भी है, कोई आंसर नहीं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी कि जो हमारे पास में बचता है, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर ए निश्चित भूक्षेत्र होता है, कोई भी राज्य है वहाँ पर, सरकार होगी, जनसंख्या होगी, संप्रभुता होगी। संप्रभुता का मतलब ही होता है जिसमें कोई भी भारी हस्तक्षेप नहीं होता। जैसे हमारे पास में देख सकते हो उत्तर प्रदेश राज्य है, निश्चित भूक्षेत्र है, यानी कि उसकी टेरिटरी है अपनी, सरकार है वहाँ पर, जनसंख्या है, संप्रभुता है। तो जो भी उत्तर प्रदेश सरकार जो भी फैसला लेगी तो हरियाणा सरकार उसके ऊपर अपने फैसले नहीं ला सकती, इसी को बोलते हैं संप्रभुता, यानी कि जो भारी हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 28। दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा कब हुआ था? 1972 में, 1984 में, 1998 में, 2002 में। तो ये कब हुआ था? 1984 में हुआ था। ठीक है, ये भी एक सांप्रदायिक दंगे ही थे हमारे, जिसमें हिंदू और सिखों के विरुद्ध दंगा देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 1984। फिर है क्वेश्चन नंबर 29। ये आपसे कथन पूछा गया है कि राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। यह कथन किसका है? तो जो ये कथन है ये किसका है, ये डायरेक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये दिया गया था हमारे मैक्स वेबर के द्वारा। तो जो मैक्स वेबर सर थे उन्होंने दिया था, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 30। सूचना के अधिकार के नियम के तहत सरकारी कामकाजों की सूचना देना आवश्यक होता है। कितने दिन में? 40 दिन में, 60 दिन में, 50 दिन में, 30 दिन में। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सूचना का अधिकार यानी कि जो आरटीआई 2005 था उसके अंतर्गत जितनी भी जानकारी मांगी जाती है तो उसके लिए जो सूचना दी जाएंगी वो कितने दिन में दी जाएंगी? ऑप्शन नंबर डी इसका, यानी कि 30 दिन के अंदर इसमें जानकारी उपलब्ध करानी होती है सरकारी कार्यालयों को। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। जातियों में उप विभाजन भी होता है, अर्थात जातियों में हमेशा उपजातियां होती हैं और कभी कभी उपजातियां में भी उपजातियां होती हैं। इसे क्या कहते हैं? तो नातेदारी कहते हैं, विभाजन कहते हैं, खंडात्मक विभाजन कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो देखो जातियां, उपजातियां, उन उपजातियों में भी उपजातियां, तो ये सब क्या कहलाता है? तो ये तो कहीं ना कहीं हमें विभाजन जैसा दिख रहा है, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी खंडात्मक विभाजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर समझ गए होंगे आई हो। तो हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 32। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने के लिए। केवल एक अकेले राष्ट्रीय पहचान बनाए रखना जिसके लिए सार्वजनिक तथा राजनीतिक कार्य क्षेत्र से निर्जातीय राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक विभिन्नताओं को दूर करने का प्रबल होता है, यह डैश की नीति से संबंधित है। तो ये कैसी नीति से संबंधित है? तो इसके अंदर क्या देख रहे हो? एक अकेला राष्ट्र है, सार्वजनिक और राजनीतिक कार्य क्षेत्र हैं, सबके अंदर का जितनी भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक विभिन्नताओं को दूर करने का जिसके अंदर प्रयास किया जाता है, तो उसके देर क्या होता है? तो ये विविधता होती है, राज्य होता है, शक्तिशाली समूह होता है, ये डी एकीकरण होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम एकीकरण बोलते हैं, यानी कि तभी तो सभी एक साथ रह रहे हैं, अलग अलग इसमें सांस्कृतिक है, निर्जातीय पहचान है और तब भी हम एक साथ रह रहे हैं,
तो उसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एकीकरण बोला जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च प्रजनन दर के प्रदर्शन में सत्य है, कि जो उच्च प्रजनन दर है उसके बारे में क्या चीज़ सत्य है। प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने में अधिक समय लगता है, प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने में कम समय लगता है, प्रतिस्थापन स्तर को प्रभावित नहीं करता है, या प्रतिस्थापन स्तर पर प्रभाव निश्चित नहीं किया जा सकता है। तो ये डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उच्च प्रजनन दर के लिए हमेशा क्या होता है, उसमें अधिक समय लगता है। तो यानी कि जो प्रतिस्थापन स्तर होता है उसमें पहुंचने में अधिक समय लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 34, जनसंख्या के पराश्रित और कार्यशील हसन की तुलना में उनको मापने का साधन क्या है। स्त्री पुरुष अनुपात है, जनसंख्या समृद्धि दर है, जनसंख्या की आयु संरचना, या पर आश्रितता अनुपात है। तो क्या हो रहा है, देखो पराश्रित है और कार्यशील जो भी जनसंख्या है उसके लिए जो तुलना मापी जाती है तो वो किससे नाप सकते हैं, तो उसकी तुलना हम कर सकते हैं पराश्रितता अनुपात से, यानी कि कितने लोगों के ऊपर आश्रित हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम पराश्रितता अनुपात। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 35 कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रंग भेद की नीति का एक तत्व नहीं है। इस नहीं को ध्यान रखना, पेपर में यही नहीं दिखता है, हम आधा पढ़ते हैं और आंसर लगा कर आ जाते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका नागरिकता से इनकार, मिश्रित विवाह की अनुमति, भूमि के स्वामित्व से इनकार, सरकार में औपचारिक आवाज़ में इनकार। तो देखो नहीं पूछा है, ये सब तो बातें होती हैं, जहाँ जहाँ इनकार है वो तो बात सही है, लेकिन विवाह की अनुमति नहीं होती भाई, इसमें किसी चीज़ की अनुमति तो नहीं दी जाती, विस्तृत विवाह की अनुमति नहीं दी जाती और नहीं पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय अनूठे किस्म का समुदाय होता है, राष्ट्रीय संबंधित कथन को चुनिए। परिभाषित करना कठिन है, वर्णन करना कठिन है, साझे धर्म भाषा संस्कृति पर आधारित है, वह समुदाय से मिलकर बना एक समुदाय है। तो देखो राष्ट्रीय एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है जिसको परिभाषित करना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कठिन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें अभिकथन और कारण दे रखे हैं। इसको क्या होता है कि ध्यान से पढ़ना होता है, जो भी कारण दे रखा है और जो कथन दे रखा है क्या उसका वो सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो देखा जाता है। तो कह रहा है हड़ताल करना मुश्किल फैसला होता है, बात तो सही है। फिर कह रहा है कारण क्या है कि क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि व्यवस्थापक अतिरिक्त जब भी हम करें तो उसमें क्योंकि का आप लिंक जोड़ सकते हैं। तो अभिकथन पढ़िए और फिर क्योंकि के हिसाब से, जैसे हड़ताल करना मुश्किल फैसला होता है क्योंकि व्यवस्थापक अतिरिक्त मजदूरों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, कामगारों के लिए भी बिना वेतन के रहना मुश्किल हो जाता है, तो इसी वजह से क्या हो जाता है, हड़ताल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है, अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और इसकी व्याख्या भी करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 38, संविदा खेती के समाजशास्त्रीय महत्व में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा है। तो व्यक्तियों का उत्पादन प्रक्रिया से अलग कर देती है, अपने देश के कृषि ज्ञान को निरर्थक बना देती है, मूल रूप से विजात मदों का उत्पादन करती है, या पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि ये पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ नहीं होते भाई। इसके अंदर क्या होता क्या है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है वो फसल बताते हैं कि आपको यही फसल इसमें उगानी है। अब वो फसल उगवाई जाती है जिससे कहीं ना कहीं जो उर्वरक शक्ति होती है धरती की वो कम हो जाती है, पर्यावरण के ऊपर इससे नुकसान होने को मिलता है, क्योंकि जो आपका भौम जल होता है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है, कीटनाशक का यूज किया जाता है, तो इसके पर्यावरण दृष्टि से टिकाऊ थोड़ी हो रही है, तो टिकाऊ नहीं होती है और नहीं पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नलिखित में से क्या प्रबल जाति को प्रबल बनाता है। भूमि सुधारों द्वारा दिए गए भूमि के अधिकार, मध्यवर्ती जाति की पहचान, बड़ी संख्या का राजनीतिक सत्ता में परिवर्तित होना। तो यानी कि ये तीनों ही बातें प्रबल जाति को प्रबल बनाती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा शब्द विदेशियों, दासों और बूढ़ों में पराजित लोगों पर लागू होता है। ब्राह्मण, पंचम, क्षत्रिय, वैश्य। तो देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तो सब कहीं ना कहीं वर्ण थे,
तो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है पंचम, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 41, धर्म के आत्मावाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डायरेक्ट आपसे पूछा गया है। तो धर्म के आत्मावाद का जो सिद्धांत था वो किया था ऑप्शन नंबर ए फ्रेजर ने बुलाया था धर्म के आत्मावाद का सिद्धांत। फिर है क्वेश्चन नंबर 42, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंग मुक्त वाला राज्य कौन सा था? 2001 की पूछ रखा है, गोवा, मध्य प्रदेश, केरल या उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य था इसके लिए? तो इसके लिए था हमारा केरल। देखो कहीं पर भी आ जाए लिंग मुक्त वाला राज्य कौन सा, साक्षरता दर किस में सबसे ज़्यादा है, महिलाओं में साक्षरता दर किस में आ जाए तो वो केरल हो जाएगा। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर किस में है तो केरल है। यानी कि इतनी बढ़िया चीज़ देखने को मिलती है तो वो केरल के दिखते हैं। केरल मॉडल हमारा बहुत अच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 43, किस धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है? संविदा का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो वो किस में होता है? हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, सिख में, मुस्लिम में। तो देखो हिंदू में तो नहीं, 7 जन्मों का रिश्ता मान लिया जाता है। बौद्ध में भी नहीं होता, सिख में भी नहीं होता, तो ये होता है मुस्लिम। कई बार ऑप्शन में इस्लाम भी दे देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मुस्लिम या इस्लाम। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है? तो ये भी देखो डायरेक्ट आपसे पूछा गया है किसके हिसाब से, दुर्खिम के अनुसार, AR देसाई के अनुसार, मजुमदार के अनुसार, श्रीनिवास के अनुसार। तो भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है तो वो माना है मजुमदार सर ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। फिर है क्वेश्चन नंबर 45, भारत में विवाह और परिवार नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये बुक है, ये बुक किसने लिखी थी? तो ये बुक लिखी थी, डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, KM कपाड़िया ने। KM कपाड़िया का नाम ही क्या है पूरा? कन्हैया लाल मोतीलाल कपाड़िया। फिर है क्वेश्चन नंबर 46, ये बुक से रिलेटेड है, जितने भी आपसे बुक्स पूछी जा सकती हैं मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स आपसे यहीं पर डायरेक्ट कर ली हैं, ठीक है। तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है GS धुरिया, यानी कि गोविंद सदाशिव धुरिया। 47 है, पावर एलिट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी CW मिल के द्वारा, यानी कि इनका जो पूरा नाम था वो था चार्ल्स राइट मिल। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, सोशल चेंज शब्दावली का किसने प्रयोग किया? तो सोशल चेंज शब्दावली का जो प्रयोग किया था वो किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी से मिलता जुलता, सोशोलॉजी शब्दावली का प्रयोग किसने किया? तो देखो अगर सोशल चेंज आ जाए तो हर्बर्ट स्पेंसर आंसर है, और अगर आपसे सोशोलॉजी पूछा जाए जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था ऑगस्ट कॉम्टे ने। ये वैसे ही पता होना चाहिए आपसे। फिर है हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है चार्ल्स कूले। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताए हैं कि कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 51, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका कौन है? ये प्रोफेसर योगेंद्र सिंह है। फिर है क्वेश्चन नंबर 52, अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी गई थी MS राव ने, जिनका पूरा नाम था मधुगिरी शमा राव, और ये DU में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 53, मंडल आयोग किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से या सभी से? तो देखो मंडल आयोग जो वो है ऑप्शन नंबर सी, अन्य पिछड़ा वर्ग से, यानी कि OBC से रिलेटेड है मंडल आयोग। इसके जो अध्यक्ष थे वो VP मंडल थे, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसीलिए उन्हीं के नाम पर मंडल आयोग स्थापित किया गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 54, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता निवारण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 32, 17, 19, 25। तो देखो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 55, सुनी सुनाई बात पर किसी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा बना लेना क्या कहलाता है? तो सुनी सुनाई बात है, यानी कि पहले से ही हमने बना ली कि सुनी सुनाई बात है, तो पहले से ही बना ली तो वो क्या है? पूर्वाग्रह है, भेदभाव है, बहिष्कार है, ऋण धारणा है।
तो नहीं, पहले से जो बना लेते हैं उसको हम बोलते हैं पूर्वाग्रह, सुनी सुनाई बातों पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 56 कि वह आक्रामक राजनीतिक विचारधारा जो धर्म से जुड़ी होती है क्या कहलाती है? जातीयता, आतंकता, धर्मनिरपेक्षता या सांप्रदायिकता? तो अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जिस टाइम पर सांप्रदायिकता चल रहा था तो जो विचारधारा क्या होती है, आक्रामक राजनीतिक धर्म से जुड़ी होती है, तो वो कहलाती है हमारी ऑप्शन नंबर डी सांप्रदायिकता, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि अपने धर्म को श्रेष्ठ और वैध माना जाता है, जबकि दूसरे धर्म को क्या माना जाता है, अवैध माना जाता है और उसको निम्न माना जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 57 कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा धर्म अपना लिया था, जैन, पारसी, बौद्ध या इस्लाम? तो जो डॉक्टर अंबेडकर थे उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 सांप्रदायिकता किसकी दुश्मन है? तो ये सांप्रदायिकता किसकी दुश्मन है? मानवता की दुश्मन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है सांप्रदायिकता के गुण होते हैं नैतिकता, सरलता, शिष्टता या धर्मांधता? तो कह रहा है सांप्रदायिकता के गुण कौन से होते हैं? तो नैतिकता तो नहीं होती इसमें, सरलता नहीं होती, शिष्टता नहीं होती, हाँ धर्मांधता तो होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मांधता का मतलब है कि अपने धर्म को ही श्रेष्ठ बताना। उसमें बोलते हैं कि अपने ही धर्म के लिए क्या हो गए, आप अंधे हो गए, यानी कि आपके अपने धर्म के अलावा कोई और धर्म आपको दिख ही नहीं रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं धर्मांधता। तो ये सांप्रदायिकता के गुण होते हैं, ऊपर के 3 नहीं होते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 60 आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी? डैनियल लर्नर ने दी, MS स्वामीनाथन ने दी, डैनियल बेल ने दी या दुर्खिम ने दी? तो जो आधुनिकीकरण की अवधारणा है वो दी गई थी ऑप्शन नंबर ए डैनियल लर्नर के द्वारा। ये डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। तो डैनियल लर्नर ने क्या दी थी? आधुनिकीकरण की अवधारणा दी थी। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 61 राष्ट्रीय योजना समिति के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सुब्रत रॉय थे, बी उर्जित पटेल थे, सी KT शाह थे या डी राजेंद्र प्रसाद थे? तो देखो राष्ट्रीय योजना समिति के जो संपादक थे वो थे हमारे KT शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 62 जो मजदूर छुट्टी पर गए हुए हैं अब उनके स्थान पर काम करते हैं जो उन्हें क्या कहते हैं? ए ठेकेदार, बदली कामगार, मजदूर या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखो जो मजदूर छुट्टी पर गए उनके स्थान पर कोई दूसरे आ गए तो यानी कि उनकी जगह पर क्या हो गई, बदली हो गई। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बदली कामगार कहलाते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 63 कि मारुति उद्योग लिमिटेड में, यहाँ पर वो आपसे कोई भी उद्योग दे सकता है जो भी लिमिटेड हो, डैश मिनट में 2 गाड़ियां तैयार होकर आ जाती हैं, प्रत्येक कामगार डैश वर्ष तक होने तक पूरी तरह थक जाता है। ऑप्शन नंबर 1 और 40, यानी कि जो पहले में जो ब्लैंक में आएगा वो ये है और जो दूसरे ब्लैंक में आएगा वो कोमे के बाद में। तो 1 40, 5 40, 2 30 या 6 35। तो देखो मारुति उद्योग लिमिटेड में होता है क्या है, 1 मिनट में 2 गाड़ी तैयार हो जाती हैं और जो भी उसके अंतर्गत काम करने वाले लोग होते हैं वो 40 वर्ष तक जब तक होते हैं तब तक वो पूरी तरह से थक जाते हैं, उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां उनको जकड़ लेती हैं। तो ये होता है कि अब शरीर के अंदर जो उनकी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, थकावट देखने को मिलती है, अब उनके अंदर वो एनर्जी नहीं रहती है, क्योंकि खुद देखिए ना 1 मिनट में 2 गाड़ियाँ तैयार कर रहे हो, तो उस तरीके से कितनी तरीके से उसमें हर एक कारीगर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। तो 40 वर्ष तक आते आते वो पूरी तरीके से थक जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 64, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या साम्यवादी? तो देखो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वो है मिश्रित। पूंजीवादी का जैसे कह सकते हो अमेरिका है, समाजवादी का जैसे हम कह सकते हैं रूस है, साम्यवादी का जैसे हमारे पास में चाइना है। तो भारत ने तो क्या करा है,
अपने पास में प्राइवेट सेक्टर भी रखा है यानी कि जो पूंजीवाद है, समाजवादी यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर भी रखा है। तो इसीलिए हमने दोनों ही रखे हैं और इसलिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई है, अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है। इसीलिए आपको प्राइवेट स्कूल, हॉस्पिटल ये सब देखने को मिलते हैं और इसके अलावा सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल्स ये सब देखने को मिलते हैं। तो यानी कि प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों ही देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमें क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का मन अपनाया गया है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 65 कि नया किसान आंदोलन 1970 में डैश और डैश में शुरू हुआ, बिहार महाराष्ट्र, मुंबई तमिलनाडु, मध्य प्रदेश पंजाब या तमिलनाडु। तो देखो जो नया किसान आंदोलन था वो स्टार्ट होता है हमारा पंजाब और तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपसे यहाँ से पूछा जाता है नया किसान आंदोलन कब शुरू हुआ, 1970 में हुआ। कहाँ पर हुआ, पंजाब में और तमिलनाडु से शुरू हुआ। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 66 मजदूर संघ की स्थापना कब हुई। तो मजदूर संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1928, 1919, 1920 या 1930 में। तो मजदूर संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1920 में। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 67 चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। अब पूछा चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ, तो वो हुआ था उत्तराखंड में। इसमें होता क्या है, लोग पेड़ों से चिपक जाते हैं पेड़ों को बचाने के लिए। तो उत्तराखंड के चमोली जिले से होता है और इसका नेतृत्व करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। फिर है क्वेश्चन नंबर 68 नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगुवाई किसके द्वारा की गई। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, मेधा पाटकर के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका नेतृत्व मेधा पाटकर ने किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी कि जिसमें क्या होता था, नर्मदा रिवर के ऊपर जो गुजरात, महाराष्ट्र इन सब में बहती है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे थे। तो इसी वजह से उसमें क्या होता है, उसको बचाने की बात की जाती है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन चालू किया गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 69 कृषक आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। तो देखो कृषक आंदोलन का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है सहजानंद सरस्वती। तो ये नाम ध्यान रख लो, वो कई बार ऑप्शन में आपको दयानंद सरस्वती भी देगा और तुम कहीं टिक ना लगा कर आ जाओ। तो इसके लिए क्या था, सहजानंद सरस्वती द्वारा कृषक आंदोलन शुरू किया गया था। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 70 आत्मसम्मान यानी कि स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। तो देखो इसको चलाया गया था रामास्वामी नायकर पेरियार ने। कहाँ पर, साउथ में चलाया गया था आपका, ठीक है ना, दक्षिण के राज्यों में। और जितनी भी ब्राह्मणवादी जो परंपराएं थी उसके विरुद्ध में चलाया गया था स्वाभिमान आंदोलन, जो ऊंच नीच का था, ठीक है ना, तो उसके रिलेटेड था, उसी के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। पेरियार के नाम से इनको जाना जाता है, रामास्वामी नायकर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 71 दलित पैंथर की स्थापना कब की गई। 1980, 1972, 1970 या 1983। तो दलित पैंथर की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी ऑप्शन नंबर बी 1972 में। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 72 नक्सली आंदोलन का मुद्दा क्या था। तो जो नक्सली आंदोलन था उसका मुद्दा क्या था, फसल, पट्टेदारी, लगान या फिर भूमि। तो जो नक्सलवादी आंदोलन था उसका जो मुख्य मुद्दा था वो था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूमि को लेकर आंदोलन देखने को मिल रहा था। पूछा जाए नक्सलवादी आंदोलन कब हुआ, तो वो 1967 में हुआ। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक देश के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं जो सरकार है, राज्य हैं, उनसे अपनी जब विरोध करते हैं और ये विरोध में क्या होते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, इसीलिए इसको नक्सली आंदोलन बोला जाता है। और ये भूमि के लिए था, इसमें ये हथियारों का भी सहारा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। 1970, 1972, 1971 या 1975। तो जो वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1971 में।
फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 74 कि दलित आंदोलन का एक उदाहरण मध्य प्रदेश में डैश का डैश आंदोलन था। क्या था? ऑप्शन नंबर ए चमारों का सतनामी आंदोलन था, गुर्जर का आत्मसम्मान आंदोलन था, या फिर दोनों ही थे, या फिर दोनों में से कोई नहीं था। तो देखो, दलित आंदोलन का एक उदाहरण था जो मध्य प्रदेश में हुआ था, और मध्य प्रदेश में हुआ था तो ये क्या था? चमारों का था, और सतनामी आंदोलन था। सतनामी आंदोलन था जिसको गुरु घासीदास द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 75 बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सांवरिया सेठ के द्वारा, दत्ता सामंत के द्वारा, महाजन के द्वारा, या लालजी टंडन के द्वारा? तो देखो, बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक उसका जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था डॉक्टर दत्ता सामंत ने। अब पूछा जाए कि बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक कब हुई थी, तो ये हुई थी 1982 में, यानी कि 1982 में हुई थी, और इसका नेतृत्व किया गया था डॉक्टर दत्ता सामंत के द्वारा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 76 सबला स्कीम केंद्रित है। सबला बालिकाओं के लिए, असहाय महिलाओं के लिए, मातृत्व लाभ के लिए, या इनमें से कोई नहीं के लिए? देखो, सबला जो वर्ड है वो यूज किया इसलिए किया जाता है, वो महिलाओं के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मातृत्व लाभ के लिए, यानी कि जिसको कह सकते हो कि जो मैटरनल लीव्स होती हैं उसके लिए स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 भारत में विकलांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग निर्माण निगम किस शहर में बनाया गया है? तो जो आपका चैप्टर है अक्षमता जिसके अंदर कहते हैं, तो अक्षमता से रिलेटेड है, तो इसी में पूछा है कृत्रिम अंग यानी कि आर्टिफिशियल जो अंग लगाए जाते हैं वो कौन से शहर में उसके लिए बनाया गया है? गुड़गांव है, कानपुर है, पुणे या मुंबई है? तो ये बनाया गया है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर उत्तर प्रदेश में। अगर पूछा जाए कि विकलांग के लिए अब नया शब्द कौन सा यूज होता है, तो वो होता है दिव्यांग। तो 2016 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकलांग शब्द की जगह पर अब नए शब्द का यूज किया है, यानी कि दिव्यांग बोला गया इनको। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 78 आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? तो आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी दयानंद सरस्वती द्वारा। कब की गई थी? तो ये की गई थी 1875 में। राम मोहन रॉय ने तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की ही स्थापना की थी। तो इस तरीके से मैंने आपको चारों ऑप्शन बता दिए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 79 सर्वोदय शब्द किसके द्वारा दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा? तो देखो, सर्वोदय जो शब्द दिया गया है वो दिया गया है हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन है पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? एमिल दुर्खिम, जी.एस. दुर्ये, के.टी. शाह या एम.एन. श्रीनिवास? तो जो पश्चिमीकरण की अवधारणा है वो दी गई है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास द्वारा। तो इस तरीके से मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे वो मैंने आपको करा दिए। तो इसी से रिलेटेड आपसे कहीं ना कहीं पेपर के अंतर्गत पूछे जाएंगे, तो अपनी प्रैक्टिस जहाँ से हो सके वहाँ से कीजिए और अपने पेपर को बहुत ही बेहतरीन करके आइए। बाकी ये क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके एग्जाम्स में, इससे रिलेटेड या फिर जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें से भी कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले मैंने जो आपको जितनी भी वीडियोस कराई हैं चैप्टर वाइज सभी को एनिमेशन तरीके से करा दिया, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको जाइए और देखिए। आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है आपका उसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से करके आएंगे। और जो भी मैंने आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस कराए हैं उनको भी देख लीजिए। तो वो इस तरीके से आपके लिए क्या हो जाएगा, ये
जो सीरीज़ है ये कहीं ना कहीं आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।